हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्जाम के लिए जनरल साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और हम जनरल साइंस की क्लासेस के अंतर्गत बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के ऊपर। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमने एल्केन के बारे में बात करी थी और एल्कीन के बारे में बात कर ली थी कि इनके आईयूपीएसी नामकरण के लिए हम क्या करते हैं और किस प्रकार से इसके नियम होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने समझा था कि इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड टाइप रहा है हाइड्रोकार्बन का, और वो क्या है, एल्काइन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एल्काइन का आज अपन जो है नामकरण करने वाले हैं। मैं आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई विद्यार्थी मेरे द्वारा लॉन्च किए गए नौकरी प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहता है तो हमारे स्क्रीन के ऊपर जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, और आपको नौकरी प्रोजेक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी अगर जाननी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर के उस वीडियो को आराम से देख लीजिए और उससे समझ लीजिए। उसके बाद में हमारे नौकरी प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे द्वारा लॉन्च की गई मैथ्स की जो बुक है वो भी आप परचेज कर सकते हो, उसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब बात करेंगे अपन एल्कीन के बारे में, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो इसका सामान्य सूत्र है CnH2n, जिसमें n बराबर 1 आप नहीं ले सकते, और एल्कीन यौगिक के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, इसलिए ये कहा जाता है कि एल्कीन के अंदर कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और इनमें अनुलग्न होता है इन। ठीक है, उसके बाद में ये यौगिक जो है ब्रोमीन जल के साथ में जब रिएक्शन करते हैं तो तेलीय द्रव बना देते हैं, और इसीलिए इन्हें ओलिफिन्स के नाम से जाना जाता है। इनके नामकरण के नियम क्या है? तो इनके नामकरण के नियम है, सबसे पहले तो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होना चाहिए, और उस द्विबंध से युक्त जो श्रृंखला है आप उसका चयन करोगे और उसे मुख्य श्रृंखला कहेंगे। इस मुख्य श्रृंखला का जो अंकन आप स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे, यानी 1 2 3 4 जो नंबर आप देते हैं वो स्टार्ट उस डायरेक्शन से करोगे जिस डायरेक्शन से जो डबल बॉन्ड है उसको कम से कम अंक मिल रहा हो, या हम ये कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड पहले आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे एथीन है, 1 प्रोपीन है, 2 ब्यूटीन है, 2 एथिल 1 ब्यूटीन है। ठीक है, और ये हमने कुछ और एग्जाम्पल देखे थे और हमने इसको समझा था। अब हम बात करेंगे एल्काइन के नामकरण की, तो आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल दीजिए सभी, एल्काइन का नामकरण। क्या हेडिंग डालेंगे? एल्काइन का नामकरण। तो लिखिए एल्काइन का नामकरण। ठीक है, एल्काइन का नामकरण। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। अब नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस के अंदर सबसे पहले बात आ जाती है इसके सामान्य सूत्र की। किसकी बात आ जाती है? सामान्य सूत्र। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? CnH2n-2, यानी कि जितने कार्बन हैं उससे डबल हाइड्रोजन होने चाहिए और उसमें फिर 2 कम करने हैं। ये जो है एल्काइन भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा था कि द्विबंध वाले एल्कीन जो होते हैं वो भी आपके क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसी प्रकार से एल्काइन वो भी आपके क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। समझ में आ गई बात? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप आगे लिखेंगे इसके अंदर कि इसमें क्या होगा। तो कार्बन 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 के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होंगे। कितने बंध होंगे? त्रिबंध, यानी ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो त्रिबंध होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है
कि एल्काइन के अंदर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, जिस प्रकार से एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड थे। इसमें भी जो इसका सबसे छोटा सदस्य होगा एल्काइन श्रेणी का, उसमें 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे, यानी आप लिखेंगे लघुत्तम सदस्य में 2 कार्बन होंगे, यानी इसका जो सबसे छोटा यौगिक होगा एल्काइन का, उसके अंदर 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे। जिस प्रकार एल्कीन के अंदर 2 कार्बन फिक्स थे, उसी प्रकार से जैसे कि उसका अनुलग्न था इन, ऐसे ही एल्काइन का जो अनुलग्न है वो क्या है, तो वो अनुलग्न होता है आइन। क्या होता है, आइन इसका अनुलग्न होता है, YNE। समझ में आ गई बात, ये है इसका अनुलग्न। तो एल्काइन के नामकरण के नियम क्या क्या है देखिएगा। सामान्य सूत्र CnH2n-2, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होते हैं। लघुत्तम सदस्य में 2 कार्बन होंगे ही, और इसका जो अनुलग्न है या आप कह सकते हो सफिक्स है, वो होता है आइन। क्या होता है, आइन होता है, यानी YNE। क्लियर है। तो ये आपको छोटी सी जानकारी मैंने एल्काइन के बारे में दी है, वो याद रखनी है। अब हम बात करेंगे कि जो एल्काइन है उनके नामकरण को लेकर के, उनके नोमेनक्लेचर को लेकर के जो नियम है उनके बारे में। ठीक है, चलिए तो अब आप लिखेंगे कि नामकरण के नियम। नामकरण यानी नोमेनक्लेचर, तो नामकरण के नियम। ठीक है, यानी रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में अपन बात करेंगे। तो नामकरण के नियम क्या कहते हैं, तो नामकरण के नियम में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि कार्बन की त्रिबंध, कार्बन की त्रिबंध युक्त, त्रिबंध युक्त सबसे लंबी, सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। ठीक है, और फिर उसे ही या इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि कार्बन की जो ट्रिपल बॉन्ड से युक्त सबसे लंबी श्रृंखला होती है उसका चयन करोगे आप, है ना। डबल बॉन्ड में जैसे अपन कर रहे थे कि भाई डबल बॉन्ड जिस तरफ आएगा वो श्रृंखला अपन को लेनी है, तो वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड से युक्त जो श्रृंखला होगी सबसे लंबी भी होनी चाहिए साथ में। अगर 2 बार ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप देखोगे कि जहां लंबी श्रृंखला आ रही हो उसका चयन करना है, और उसी श्रृंखला को अपन कहते हैं मुख्य श्रृंखला। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन, यानी उसकी जो नंबरिंग की जाती है, नंबरिंग उस सिरे से या चोर से करते हैं, उस साइड से करते हैं। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे समझ लेना। ठीक है, सोर, चोर या फिर आप साइड कह सकते हो, तो उस साइड से करते हैं जिससे त्रिबंध
यानी जो ट्रिपल बॉन्ड है त्रिबंध को कम अंक मिले। समझ में आ गई बात? तो हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला का जो अंकन करना है, जो नंबरिंग करनी है, वो उस साइड से करनी है जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा हो। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा कि यदि श्रृंखला यानी जो अपनी चेन है, यदि श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध, एक से अधिक त्रिबंध हो तो, एक से अधिक त्रिबंध हो तो फिर आप क्या करोगे? आपको पता ही है ना, डाई ट्राई वो जो शब्द है, तो आप लिख सकते हो तो डाई ट्राई टेट्रा हेक्टा पेंटा इत्यादि, ये सब मैं लिखवा चुका हूँ, इत्यादि का प्रयोग करें। ठीक है, तो उनका अपने को प्रयोग करना है। मतलब अगर 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हो तो आप क्या करोगे? डाई लिखोगे। 3 बार आ रहे तो ट्राई, 4 बार आ रहे तो टेट्रा, 5 आते पेंटा, 6 आते तो हेक्सा, 7 आते तो हेप्टा, 8 आते तो ऑक्टा, 9 आते तो नोना। इस प्रकार से इनका ये नामकरण होता है। समझ में आ गई बात? तो अपन ने पहले एल्काइन का पूरा इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में एल्काइन के नामकरण से रिलेटेड जो नियम है उनको अपन ने समझा। अब अपन इसके उदाहरणों को देखेंगे ताकि अपने को इसके एग्जाम्पल या उदाहरण के माध्यम से ये समझ आ जाए कि आखिर किस प्रकार से रियली प्रैक्टिकल के माध्यम से अपन ये समझेंगे कि इनका नामकरण कैसे करना है। तो उदाहरण, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है अपने पास में, वो एक छोटा सा एग्जाम्पल आ जाएगा जो न्यूनतम या लघुत्तम सदस्य या जो लघुत्तम इसका यौगिक बन सकता है, सबसे छोटा जो यौगिक बन सकता है उसकी बात करेंगे। तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर 2 कार्बन है, यानी इसका जो नाम होगा वो होगा एथ, है ना, एथ होगा। 2 कार्बन है इसलिए एथ। एथ के साथ में अनुलग्न क्या लगेगा? आइन। तो इसके साथ जोड़ दीजिए आइन। ठीक है, तो एथ प्लस आइन क्या बन जाएगा? एथाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा था अपने एग्जाम्पल। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। ठीक है, ये अपने पास आ गया। बताओ इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया था? प्रोप। अरे किसी को याद नहीं हो तो वापस सुन लो। मैथ 1 कार्बन के लिए, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, है ना। ये बताया था ना मैंने सब आपके सामने। अरे 6 के लिए हेक्स, है ना। तो ये जो नामकरण आपको बताया था कि कितने कार्बन के लिए आपको क्या नाम रखना है, वो मैं लिस्ट जो आपको याद करवाई थी वो याद कर लेना। 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, ये याद करवाया था मैंने। ठीक है, तो उसी नियम से 3 कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? प्रोप हो जाएगा। अब प्रोप के साथ में ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसमें, तो अब अनुलग्न क्या लगेगा? आइन लगेगा, है ना। अरे भाई आपको क्या बोला था? इसके साथ में कोई न कोई सफिक्स जुड़ेगा, तो सफिक्स क्या जुड़ेगा? आइन। अब बताओ प्रोप प्लस आइन तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा प्रोपाइन। क्या बन गया? प्रोपाइन बन गया। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। अपने पास में है, सपोज करिए CH3
बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, चलिए तो अब इसका नाम देंगे। तो देखो भाई इसके अंदर क्या हो जाएगा, भाई क्या नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा ब्यूट प्लस आइन, तो ब्यूटाइन कह सकते हैं। और अगर नंबरिंग करी है तो 1 2 3 4, तो आप इसको ये भी कह सकते हो 1 और फिर हाइफन और फिर ब्यूटाइन। क्लियर है? तो आप चाहे तो ऐसे ब्यूटाइन कहिए, चाहे आप डायरेक्ट ब्यूटाइन कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4 पर अपने एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, तो अब यहाँ फर्क पड़ेगा भाई, देख लो CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। ठीक है, तो अब यहाँ पर नंबरिंग देखो 1 2 3 4, चाहे इधर से करो 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड को तो कम से कम जो नंबर मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, तो वो 2 ही मिलेगा, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटाइन इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये है ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल आपके सामने। अभी मैं और भी कुछ बड़े एग्जाम्पल लूँगा, इन 4 एग्जाम्पल को आप नोट करिए और फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो आप सभी लोगों ने ये एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपना 5th एग्जाम्पल देखते हैं, और 5th एग्जाम्पल भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा। जैसे कि देखिए अपने पास हो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3। ठीक है, ये अपने पास में आ गया एक नया कंपाउंड। अब इसका अगर हमें नामकरण करना है तो हमें देखना होगा कि ट्रिपल बॉन्ड को युक्त यानी ट्रिपल बॉन्ड को साथ में रखते हुए अगर हम देखें तो कौन सी श्रृंखला लंबी हो रही है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ये वाली श्रृंखला लो चाहे स्ट्रेट लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं स्ट्रेट वाली ले लेता हूँ, क्यों दिक्कत लूँ। अब नंबरिंग इधर से करूँ या इधर से, लेफ्ट या राइट, तो बिल्कुल सही इस वाले कार्बन से होगी, क्योंकि इधर 2 नंबर पर आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो छोटा ही तो नंबर देना है। ये 3, फिर ये 4 और ये 5। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर आपको पता चल गया कि 4 नंबर पर एक सफिक्स मतलब आपका अलग से सब्स्टिट्यूट आ रहा है, एक अलग से श्रृंखला बन रही है। तो इसका नामकरण हम अलग से करेंगे। इसका नामकरण क्या करेंगे, 4 मैथिल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखूं मैं, तो ये आ गया 4 नंबर इसका, और इसका नाम क्या है, मैथिल। तो ये आ गया 4 मैथिल। फिर क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। सो ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर, और 5 कार्बन है, तो अब इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। तो ये क्या हो गया, 4 मैथिल 2 पेंटाइन। ठीक है, 4 मैथिल 2 पेंटाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए नंबर 6 पर अपन एग्जाम्पल देखते हैं। तो नंबर 6 पर आ जाएगा CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा क्लोरीन। तो क्या हो जाएगा, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस CH2 के क्लोरीन लग जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब यहाँ पर भी वही करना है, नियम तो फॉलो। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। हालांकि इसमें एक ही लंबी श्रृंखला है, क्योंकि ये कोई कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन वाला तो कोई श्रृंखला में आता ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ कार्बन वाले एटम गिने जाते हैं। और बॉन्डिंग नंबरिंग भी स्टार्ट यहीं से करनी है, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पर ही आ रहा है ना। तो फर्स्ट
ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा 4, फिर क्लोरो, क्लोरीन का हो जाएगा क्लोरो, तो 4 क्लोरो, फिर हाइपन, फिर 1 नंबर पर है अपना ट्रिपल बॉन्ड इसलिए 1, और फिर इसका नाम हो जाएगा क्या? ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटाइन इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, तो ये इसका नामकरण हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। चलिए, नंबर 7 पर अपन देखेंगे। तो नंबर 7 पर अपने पास क्या आ जाता है? नंबर 7 आ जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड C, बॉन्ड CH2, बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या कंडीशन आ रही है? देखो कि इधर भी है ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी है ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन कहीं से भी नंबर स्टार्ट करें, एक तरफ ही एक को एक नंबर तो दे सकते हैं। तो अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं तो ये 1 नंबर पर आ रहा है, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से स्टार्ट करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 नंबर पर ही आ रहा है ना। अगर किसी तरफ कम नंबर आ रहा हो तो, सेम नंबर आ रहा है तो कहीं से भी करो। तो इधर से करता हूं मैं स्टार्ट, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब मैं अगर इधर से करता तो क्या होता? 1 2 3 4 5। अब इसका नामकरण करना है तो भाई देखो, या तो इधर से अगर कर रहा हूं तो 1 और 4 नंबर पर ही आ रहा है आखिर में ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से कर रहा हूं तब भी 1 और 4 नंबर पर ही आया है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका नाम हो जाएगा 1, फिर डैश, ये 4। मैंने बोला था ना, नंबर के बीच में कॉमा लगानी है। नंबर और कोई नाम है, कोई अक्षर आपका हिंदी का आ रहा है तो बीच में आपको लगाना है हाइपन। तो 1 और 4 के बीच में कॉमा, फिर हाइपन, और फिर ये 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंटा, और फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा डाई। तो क्या हो जाएगा? पेंटा डाई और फिर आइन। तो 1,4 पेंटा डाई आइन। ठीक है। और ये नाम नहीं जच रहा है तो आप क्या करो? पेंटा को आगे ले आओ तो हो जाएगा पेंटा, फिर 1,4, सॉरी ये कॉमा हटा दो, 1,4 और फिर हो जाएगा ये डाई आइन। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया पेंटा 1,4 डाई आइन। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात आप सभी लोगों के लिए? तो ये कुछ अपन ने एग्जाम्पल देखे जिसका अपन ने नामकरण भी किया, और आप सभी लोगों को ये नामकरण समझ में आए होंगे कि किस प्रकार से एल्केन, एल्किन और एल्काइन का आप नामकरण करोगे तब क्या रूल फॉलो करने हैं। ठीक है। आपको एक बात और बता दूं, जो अपन ने ये पीछे नियम लगाए थे वो नियम तो लगेंगे ही, एल्केन वाले जो नियम थे वो लगेंगे ही। ठीक है। उसमें कोई कहीं पर भी कुछ नहीं करना है, आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। सिर्फ ये ध्यान रखना है जब एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड को आपने ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को देनी है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये था आपने एल्काइन का नामकरण जो आपके समझ में आ चुका है। तो हमने एल्केन, एल्किन और एल्काइन का नामकरण पढ़ा, हाइड्रोकार्बन के बारे में जाना और हाइड्रोकार्बन का पूरा वर्गीकरण पढ़ लिया। तो हमने कार्बन के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। ठीक है। और कार्बन से ही रिलेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उसके बारे में भी अपन ने पूरी जानकारी ले ली है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में, और फिर जो एल्केन, एल्किन और एल्काइन का नामकरण के नियम है, और एल्केन, एल्किन, एल्काइन क्या होते हैं, सामान्य सूत्र वगैरह सब अपन ने जान लिया है। अब अपन पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर कार्बन के अपर रूपों के बारे में, यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। उसके बाद में एक वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ये सब इसी के अंदर आते हैं, इस अपर रूप के अंदर ही ग्रेफाइट वगैरह वो सब आ जाएंगे। उसको पढ़ने के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक वीडियो में, और फिर एक वीडियो के अंदर ही CNG गैस के बारे में, और फिर बहुलक के बारे में, और साबुन और अपमार्जक के बारे में एक वीडियो। यानी मुश्किल से अब अपने जो है 3 से 4 लेक्चर और आएंगे, फिर अपना ये टॉपिक भी हो जाएगा
कंप्लीट। यानी अपन इस नवंबर महीने के अंदर अंदर केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन बचा है वो भी पूरा हो जाएगा। तो अपने फिजिक्स पूरी हो चुकी है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा, बायोलॉजी पोर्शन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। केवल एक बायोटेक्नोलॉजी वाला जो छोटा सा भाग रहा है और जो पर्यावरण वाला थोड़ा सा, वही बायोटेक्नोलॉजी और पर्यावरण और वो पूरा मिक्सअप में जो थोड़ा बहुत रहा है उसको पूरा कर देंगे 2-3 लेक्चर्स में। यानी इस नवंबर महीने के अंदर अंदर अपन दैनिक विज्ञान जो आपके सिलेबस में दे रखी है, एवरीडे साइंस जिसे आप जनरल साइंस कह रहे हैं, उसका सिलेबस टॉपिक वाइज टॉपिक पहली बार यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी और वो केवल और केवल राजस्थान एकेडमी के द्वारा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जिस प्रकार से मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाया है, नोट्स बनवाए हैं, आप भी उसी प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ करके एक एक वीडियो पूरा करके नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करिए ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट हो। और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसके डिस्कशन ग्रुप में आप डालिए ताकि आपके नोट्स जो है बच्चे भी पढ़ सकें और आपको भी एक मोटिवेशन फील हो कि हाँ हमने जो नोट्स बनाए हैं और मैं भी मैं देखता हूँ आपके डिस्कशन ग्रुप में जो नोट्स आ रहे हैं उनको मैं चेक भी कर रहा हूँ, जो विद्यार्थी भेज रहे हैं उनके नोट्स चेक भी करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है आप ये सोचे सर रिप्लाई कभी नहीं आता है, तो रिप्लाई इसलिए नहीं आता कि समय की व्यस्तता रहती है और अभी जो नौकरी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है उस वजह से उन बच्चों पर पूरा जो है अभी हमें वीडियो कॉल वगैरह वो करने के लिए, मैनेजिंग करने के लिए टाइम निकालना है, उनको मैनेज करना है, इसलिए अभी मैं वहाँ थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। तो टेलीग्राम पर सिर्फ और सिर्फ क्लास के वीडियो शेयर कर देता हूँ मैं, बाकी कुछ भी अभी जो है एक्टिविटी वहाँ थोड़ी कम होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नौकरी प्रोजेक्ट में भी जुड़े ताकि हमें भी आपसे मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन करने का प्रयास करें और लगातार आप सभी लोगों के साथ में जुड़े रहें। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जिस प्रकार से साइंस पूरी करवा दी है उसी प्रकार आपके एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्ट यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाए। जैसे इंडियन ज्योग्राफी है तो उसका एक टॉपिक ऑलरेडी करवा दिया गया है, उसके 2-3 ही टॉपिक है आपके, तो वो भी करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।